हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार स्टडी ऐप पे आपका स्वागत करते हैं। आज हम लेकर आए हैं वीडियो और उसमें बताएंगे आपको गति से रिलेटिव थ्योरी देने जा रहे हैं। आइए चलिए हम बताते हैं। अंग्रेजी में बोले तो मोशन, गति, चैप्टर है गति। आइए चलिए हम समझते हैं गति किसे कहते हैं। तो हम कैसे कहें कि कोई वस्तु गति में है, हम यहाँ गति में हैं या नहीं, आप वहाँ गति में हैं या नहीं। तो आइए इसके बारे में बताते हैं। गति हम उसी स्थिति में कहेंगे जब कोई वस्तु अपने निश्चित समय में, यानी कि दिए गए समय में, वो अपने निर्देश बिंदु से स्थान परिवर्तित करता है तो उसे हम गति में कहेंगे। कहने का तात्पर्य है कि जब कोई वस्तु कोई निर्देश बिंदु के सापेक्ष वो अपने स्थान को परिवर्तित करता है तो उसे हम गति में समझेंगे। जैसे कोई ट्रेन पटना स्टेशन में आकर आती है और वो पटना स्टेशन से दिल्ली के लिए खुलती है और वो 30 मिनट में दिल्ली पहुंच जाती है। तो इस स्थिति में हम इस ट्रेन के बारे में जानते हैं। तो इस स्थिति में वो ट्रेन गतिशील अवस्था में, क्योंकि 30 मिनट बीतने के बाद वह ट्रेन पटना स्टेशन से दिल्ली स्टेशन तक पहुंच गई है। इसलिए इस ट्रेन की अवस्था को हम गति की अवस्था में समझेंगे। आगे चलिए हम बताते हैं विराम किसे कहते हैं। रेस्ट किसे कहते हैं समझिए। रेस्ट हम उसी को कहेंगे जो गति के विपरीत में होना चाहिए, यानी कि जब कोई वस्तु निर्देश बिंदु के सापेक्ष समय के साथ अपने स्थान को परिवर्तित नहीं करेगा तो उस स्थिति में उस वस्तु के गति को हम विरामावस्था में समझेंगे, यानी कि हम विरामावस्था में कहेंगे, वो गति में नहीं रहेगा। कहने का तात्पर्य है कि कोई वस्तु, जैसे एक वस्तु हम दिखाते हैं आपको, वस्तु ए स्थान पर है, जब वो ए स्थान पे है और उसे बी स्थान पे जाना है, या बी कोई स्थान है बी, जब वस्तु यहाँ पे है, ए पे है कोई वस्तु और वो बी पे जाना चाहता है, जब वस्तु ए से बी पे जाएगा तभी तो हम कहेंगे कि ये वस्तु गति में है। 10 मिनट तक ये वस्तु यहीं पर है, यानी कि यही स्थान पे है, यहीं पे है, तो हम यह कहेंगे कि 10 मिनट समय बीतने पर भी यह वस्तु यही स्थान पे है। तो इस स्थिति में हम यह कहेंगे कि वस्तु विरामावस्था में है। आगे हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं कि कोई ट्रेन पटना स्टेशन पे आकर रुकती है और 30 मिनट के बाद वो पटना स्टेशन पे ही रुकी रहती है। तो हम इस स्थिति में इस ट्रेन के विरामावस्था में समझेंगे, क्योंकि समय 30 मिनट बीत गया और वो ट्रेन पटना स्टेशन पे ही रुकी हुई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह ट्रेन विरामावस्था में पटना स्टेशन पे रुकी हुई है। आगे आता है, हम आपको एक बहुत अच्छी बात सुनाने जा रहे हैं जो आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। हम यह कहेंगे कि इस दुनिया में जितने भी वस्तु है, हम आप कुछ भी है, सब गति की अवस्था में है। कैसे? आइए चलिए हम इसी पर बताते हैं आपको। सभी वस्तु गतिशील है, जैसे कि सूर्य हुआ, तारा हुआ। सभी तारा, आप तो इस पहले ही जान चुके होंगे कि सभी तारे आकाश गंगा में गतिशील होते हैं, और आप ये भी जानते हैं कि सूर्य भी एक तारा है, इसलिए सूर्य भी गतिशील हुआ। और आप ये जानते हैं कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाता है, तो पृथ्वी भी गतिशील हुआ। और पृथ्वी पे हम लोग रहते हैं तो इसलिए हम लोग भी गतिशील हुए। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि हम लोग गतिशील तो हैं किसी अलग ग्रह, जैसे तारा हो गया, सूर्य हो गया, इन सभी के सापेक्ष हम लोग गतिशील हैं, ना कि पृथ्वी के साथ गतिशील। पृथ्वी के साथ गतिशील तब होंगे जब हम किसी निर्देश बिंदु से
चलकर आगे पीछे होंगे, स्थान परिवर्तित करेंगे तो हम गतिशील अवस्था में आएंगे। आगे हम बताते हैं आपको गति के प्रकार, टाइप ऑफ मोशन। तो गति के प्रकार के बारे में आप जानिए। सबसे पहला हम बताते हैं रैखिक गति। रैखिक गति अंग्रेजी में लिखे तो लीनियर मोशन। लीनियर मोशन, लीनियर मोशन मतलब रैखिक गति। तो हम यह कहेंगे, इसमें यह समझें कि जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करता है, यानी कि जब कोई वस्तु सीधी रेखा में, यानी कि वो अपना पथ को मोड़ता नहीं है, एकदम सीधा जाता है, तो उस वस्तु के गति को हम रैखिक गति कहेंगे। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु को प्रत्येक कण सीधी रेखा में गति करे तो वो वस्तु हमेशा गति रैखिक गति कहलाएगा। जैसे आप एक एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको समझाते हैं। कोई ट्रेन का डब्बा है, ट्रेन है उसमें डब्बा होता है, इसका प्रत्येक कण मतलब एक डब्बा, दो डब्बा, तीन डब्बा, एक डब्बा सीधी रेखा में जाएगा तो दूसरा डब्बा भी उसका सीधी रेखा में जाएगा। इस प्रकार से हर एक डब्बा का जो सीधी रेखा में जाएगा, प्रत्येक कण सीधी रेखा में जाएगा, तो यह ट्रेन सीधी रेखा में गुजरेगा। रैखिक गति के हम कुछ एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। जैसे बंदूक से निकली हुई गोली, जब बंदूक से गोली निकलता है तो हमेशा सीधी रेखा में गुजरता है। और दूसरा हम आपको समझाते हैं, धनुष से निकला हुआ कमान, जैसा बच्चों में खेलते होंगे, इस तरह से टांगते हैं और उसका कमान जब तक उसमें गति होता है तो वो सीधी रेखा में जाता है, जब उसमें गति खत्म हो जाता है तो वो हमेशा नीचे गिर जाता है। आगे चलिए हम बताते हैं आपको दूसरा गति का प्रकार है। दूसरा वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति किसे कहते हैं? तो हम इसमें यह समझें कि जब कोई वस्तु कोई वृत्ताकार पथ पर गति करे, वृत्ताकार पथ का मतलब आप समझ रहे होंगे, यानी कोई वस्तु इस वृत्त के चारों तरफ या वृत्त के परिधि पे गति करता है तो उसे हम वृत्तीय गति कहते हैं। फिर से हम बोलते हैं, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उस वस्तु के गति को हम वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे वृत्तीय गति के एग्जाम्पल में हम आपको बताए हैं कि जैसे कोई सूर्य है तो सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी के गति को हम वृत्तीय गति कहेंगे, क्योंकि सूर्य जो है से गोलाकार है और पृथ्वी उसके चारों तरफ अपने कक्ष में गति करता है, तो इसलिए ये वृत्तीय गति होगा। और हम यह भी कहेंगे, दूसरा एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं, पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा की गति होता है, तो ये भी हुआ वृत्तीय गति। आगे चलिए हम बताते हैं गति का तीसरा प्रकार। तीसरा होता है आपका दोलन गति। दोलन गति, ऑक्सीलेटरी मोशन। दोलन गति किसे कहते हैं? तो हम आपको बताते हैं, दोलन गति जब कोई वस्तु अपने निश्चित बिंदु से आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करता है तो वस्तु के गति को हम दोलन गति कहते हैं। इसका एक एग्जांपल हम आपको समझाते हैं। जैसे आप घड़ी देखोगे पेंडुलम वाला, तो उसमें जो गति करता है पेंडुलम, वो दोलन गति कहलाता है। और दूसरा हम आपको एग्जांपल बताते हैं झूले की गति। झूला भी अपने गति पथ को बार बार हम निश्चित बिंदु से आगे पीछे घूमता है, तो दोलन गति कहलाता है। अगला हम आपको बताते हैं आवर्त गति। आवर्त गति अंग्रेजी में बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन
पीरियोडिक मोशन किसे कहते हैं? तो इसमें एक बात ध्यान देना है कि पीरियोडिक मोशन किसे कहते हैं। तो जब कोई वस्तु निश्चित समय में अपने गति पथ को बार बार दोहराता है तो उस वस्तु के गति को हम आवर्त गति कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोई वस्तु अपने गति पथ को, जितना उसका गति पथ है या कुछ भी उसका गति पथ हो, जैसे कि इसको हम 5 सेकंड में यहाँ से यहाँ जाता है तो 5 सेकंड में यहाँ से यहाँ आता है, यहाँ से यहाँ 5 ही सेकंड में अपने गति पथ को बार बार दोहरा रहा है, तो इस प्रकार के गति को हम आवर्त गति कहते हैं। जैसे आप पेंडुलम वाला घड़ी देखे होंगे, इसमें लगा हुआ रहता है एक टन वाला पेंडुलम, तो यहाँ तक आता है और यहाँ तक आता है, तो यहाँ आने में और यहाँ से यहाँ जाने में समान समय लगता है, और टोटल जो दूरी है उसको तय करने में उसको समान समय लगता है, कभी आगे पीछे नहीं होता। तो इस प्रकार की गति को हम आवर्त गति कहते हैं। झूला में भी वही बात होता है, जब हम किसी को झूलाते हैं, टान कर छोड़ते हैं, तो जितना समय हमको टान कर यहाँ लाने में लगता है उतना ही देरी में वो आगे तक के जाता है, फिर रिटर्निंग आता जाता। इस प्रकार जो भी गति होता है उसको हम आवर्त गति कहते हैं। यहीं पे आपका गति के प्रकार खत्म होता है और आगे हम आपको बताते हैं दूरी किसे कहते हैं। दूरी अंग्रेजी में लिखे तो डिस्टेंस, समझिए दूरी है क्या, ध्यान से सुनिएगा। पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जितना हम चलते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक के, तो कुल दूरी को हम, कुल लंबाई जो होता है उसी को हम दूरी कहते हैं। जैसे हमें ग्राफ के द्वारा आपको समझाते हैं, हम यहाँ से चलना शुरू किए, यहाँ से हम 5 किलोमीटर ऊपर गए, फिर 5 किलोमीटर हम इधर आए, फिर 5 किलोमीटर हम इधर गए, जितना हम आपको दिखा रहे हैं 5-5 किलोमीटर। जब दूरी का बात करेंगे तो जितना इसका पथ की लंबाई कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि टोटल जितना इसका दूरी है वही होगा जो इसका लंबाई है। तो 5 किलोमीटर यहाँ, 5 किलोमीटर यहाँ, 5 किलोमीटर यहाँ, यानी कि टोटल मिलाकर 15 किलोमीटर इसका लंबाई है। तो यही इसका दूरी होगा, यानी कि हम 15 किलोमीटर दूरी तय किए हैं। दूरी के एक बार और हम परिभाषा आपको सुनाते हैं। बोले रास्ते की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, या रास्ते मैंने पथ, पथ मैंने रास्ता, आप समझ रहे हैं। तो रास्ते की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, और दूरी को मीटर में दूरी का मात्रक जो होता है वो मीटर होता है, उसे हम स्मॉल m से सूचित करते हैं। दूरी को हम मीटर से मापते हैं और इसे स्मॉल m से सूचित करते हैं। और एक बात ध्यान देना है, हम आगे आपको बताएंगे कि यह अदिश राशि है। दूरी जो है अदिश राशि है, और हम आपको अदिश राशि आगे पढ़ाएंगे। दूरी आपका खत्म होता है। और दूसरा शब्द आता है विस्थापन, हम आपको समझाते हैं। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन किसे कहते हैं तो समझिए। विस्थापन कुछ नहीं है, बहुत आसान सा शब्द है विस्थापन। विस्थापन में कहा गया है कि वस्तु के स्थिति परिवर्तन को विस्थापन कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब कोई वस्तु कहीं पे रखा है या है, चलना शुरू करता है, उसका निर्देश पॉइंट जो होता है वहां से उसका स्थिति में जितना दूरी आता है, आगे जाए या पीछे जाए, तो उसी को हम, उतनी दूरी को विस्थापन कहते हैं। दूसरे शब्द में हम आपको यह समझा दें कि किसी वस्तु के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच के दूरी को विस्थापन कहते हैं। कहने का तात्पर्य मेरा है कि कोई वस्तु है, यहां से चलना शुरू किया, 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर इधर चला,
और 3 किलोमीटर या ऊपर की ओर चला, 4 किलोमीटर इधर चला और 3 किलोमीटर ऊपर की ओर चला। तो पूछता है कि कितना विस्थापन तय किया और कितना दूरी तय किया। तो दूरी तो हम आपको बताए थे कि रास्ते की जितना लंबाई होगा वो सभी दूरी हो जाएगा। तो यहाँ से चलना शुरू किया, 4 किलोमीटर इधर और 3 किलोमीटर इधर, 4 3 7 किलोमीटर हो गया इसका दूरी। लेकिन जब बात करेंगे हम विस्थापन को, तो इसमें कहे थे हम आपको कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, यहाँ प्रारंभिक बिंदु है और यहाँ जो है अंतिम बिंदु है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी कितना हो जाएगा, तो हमको ये निकालना पड़ेगा न्यूनतम दूरी। आप जानते होंगे ये समकोण त्रिभुज बन गया, और समकोण त्रिभुज में ये हाइपोटेनियस है कर्व, इसको हम निकालेंगे तो जो भी निकलेगा यहाँ 25 होगा, यानी कि रूट के अंदर 25, इसलिए ये 5 हो जाएगा। तो 5 किलोमीटर इसका विस्थापन होगा। यहाँ पे बीच के जितना भी दूरी होगा वही विस्थापन होगा। और विस्थापन को दूरी से भी मापते हैं, विस्थापन भी एक दूरी है क्योंकि ये पथ की लंबाई है, इसलिए इसे भी हम मीटर से मापते हैं। इसका मात्रक जो है मीटर है, और इसे सूचित एम से करेंगे, स्मॉल एम से। और हम यह सदिश है, विस्थापन एक सदिश राशि है, हम आपको बताएंगे। सदिश इसलिए है क्योंकि इसमें दिशा है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु को ही, और परिमाण 5 है और दिशा इसका निर्धारित रहता है, इसलिए विस्थापन है। आगे बताएंगे आपको, यह सदिश राशि है। और आगे आता है वेग। वेग क्या है, आइए चलिए हम वेग के बारे में बताते हैं आपको। वेलोसिटी, वेग किसे कहते हैं? एक वेग होता है, एक चाल होता है, स्पीड। वेग समझने से पहले आप चाल समझिए, चाल क्या है। तो चाल, कोई भी वस्तु 1 सेकेंड में जितना दूरी तय करता है तो उस वस्तु को हम उतना चाल कहते हैं। जैसे कहने का तात्पर्य है कि प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। 1 सेकंड में कोई वस्तु जितना दूरी तय करेगा उस वस्तु का उतना चाल कहलाएगा। समझ गए आप? लेकिन वेग क्या है, बहुत आसान शब्द, दोनों सेम है, थोड़ा सा अंतर है। इसमें कहा गया प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, और इसमें कहा गया वेग में, ध्यान से सुनिएगा, इसमें बोला है कि निश्चित दिशा में, यानी कि इसमें दिशा होना चाहिए कि किधर के जा रहा है, राइट जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, जो भी बताएगा, यानी कि इसमें दिशा में, निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। इसमें नहीं बताया गया कि कौन सा दिशा में जा रहा है, लेकिन इसमें बताया गया कि जब एक निश्चित दिशा होना चाहिए उसको हम वेग कहें। फिर से हम आपको समझा देते हैं एक बार दोनों का परिभाषा सुनिए। चाल में कहा गया है कि प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, और वेग में कहा गया है कि निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। और हम आपको बताए हैं कि जिसमें दिशा होता है वो सदिश होता है, और जिसमें दिशा नहीं होगा, केवल परिमाण होगा, उसे अदिश कहेंगे। और चाल को हम मीटर पर सेकंड से, इसका मात्रक जो है मीटर पर सेकंड है, यानी कि चाल को हम जब भी मापेंगे तो मीटर पर सेकंड में मापेंगे। हम जैसे नहीं बोलते हैं कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से हम चले हैं, मेरा बाइक जो है 30 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से चल रहा है, तो वही जो मात्रक है, मापने का जो तरीका है, यूनिट इकाई जो है वही मीटर प्रति सेकंड है। और वेग भी वही है, इसमें भी हम मीटर पर सेकंड इसका मात्रक होता है, इसी से हम मापते हैं।
खाली इसमें दिशा है, इसमें दिशा नहीं है। और आगे हम आपको बताएंगे चाल हो गया, वेग भी हो गया। अब आता है त्वरण। त्वरण, एक्सीलरेशन, त्वरण। त्वरण क्या? तो वस्तु के वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। वस्तु को वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। और इसको हम मात्रक के रूप में मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के रूप में लिखते हैं, यानी कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के रूप में हम मात्रक लिखते हैं। और हम यह भी ध्यान देखेंगे इसमें तो कहा गया कि वस्तु के वेग में परिवर्तन के दर को हम त्वरण कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रति सेकेंड वस्तु के वेग में परिवर्तन या तो परिवर्तन कमी के रूप में हो या तो वृद्धि के रूप में हो, तो उसी को हम त्वरण कहेंगे। त्वरण कहेंगे। और इसमें एक शब्द आता है मंदन, अंग्रेजी लिखे तो रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, मंदन। तो इसमें कहा गया है कि ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। जैसे त्वरण का मान, त्वरण को हम ए से सूचित करते हैं। यहाँ हम आपको बताते हैं कि जैसे त्वरण का मान 5 मीटर दिया, इसे तो हम इसको त्वरण का मान 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया, तो हम बोलेंगे कि ये त्वरण है। लेकिन जब यही माइनस में दिया रहेगा तो हम बोलेंगे कि ये मंदन है। मंदन भी एक प्रकार के त्वरण है। आगे चलिए हम बताते हैं इसमें त्वरण में कुछ खास बात है और आगे कुछ परिभाषा। इसमें हम बताते हैं एक समान त्वरण। एक समान त्वरण, एक समान त्वरण किसे कहते हैं? जब वस्तु के वेग में परिवर्तन प्रति सेकंड समान हो तो उस वस्तु के हम त्वरण को एक समान त्वरण कहें। कहने का तात्पर्य है कि जब वस्तु के वेग में परिवर्तन प्रति सेकंड समान हो तो उस वस्तु के वेग को, उस वस्तु के त्वरण को हम समान त्वरण कहेंगे। जैसे एक ग्राफ के द्वारा हम आपको समझाते हैं। यहाँ पे कोई वस्तु है, उसका हम चर्चा कर रहे हैं। पहला सेकंड, यानी कि यहाँ पे हम समय लिख देते हैं आपको, और यहाँ है उसका त्वरण। पहला सेकंड में वो 5 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर से चल रहा था। दूसरा सेकंड आया तो यहाँ पे 10 हो गया। तीसरा सेकंड में 15, चौथा सेकंड में 20, 25 और 30। यानी कि इसी तरह से समय बदल रहा है, प्रति सेकंड उसका परिवर्तन जो हो रहा है समान से 5 से 10, 10 से 15, 20, यानी कि 5 के अंतर है। तो इस प्रकार जब अंतर होगा उसको हम एक समान त्वरण कहेंगे। और आगे आता असमान त्वरण। असमान त्वरण, तो असमान त्वरण किसे कहते हैं? तो जब वस्तु के वेग में परिवर्तन प्रति सेकंड असमान हो तो उसे हम असमान त्वरण कहेंगे। जैसे पहला सेकंड में 5 था, दूसरा सेकंड में वो डायरेक्ट 15 हो सकता है, तीसरा सेकंड में वो 15 की जगह 10 हो सकता है, चौथा सेकंड में कुछ भी हो सकता है, कहीं से कहीं असमान परिवर्तन हो रहा। 5 के बाद 15, 15 के बाद 10, 10 के बाद 30, 30 के बाद 25, फिर 30। तो इस प्रकार जब परिवर्तन होगा तो उसे हम असमान त्वरण कहेंगे। आगे एक बात आता है
अच्छा सा शब्द है, टॉपिक है। तात्क्षणिक त्वरण, तात्क्षणिक त्वरण, तात्क्षणिक त्वरण किसे कहते हैं? तो तात्क्षणिक त्वरण हम कहेंगे कि अल्प समय में वेग में परिवर्तन को तात्क्षणिक त्वरण कहेंगे। यानी कि अल्प समय मतलब कम समय में जब वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तो उसे हम तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। और तात्क्षणिक त्वरण को हम dv बटे dt के रूप में लिखते हैं, जहां dv होता है, dv बराबर हम लिखेंगे अल्प समय में वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन। और dt को लिखेंगे हम, समझेंगे कि समय, अल्प समय, अल्प समय dt। इसी पे मोशन चैप्टर खत्म होता है। हम आपको लेकर आएंगे न्यूमेरिकल वाला पार्ट और आगे बताएंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और स्टडी हब पे आप नए हैं, स्टडी हब पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे चलकर आपको नए नए वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन के रूप में पहुंचेगा। थैंक्स।